हेलो एवरीवन। आप लोगों ने अभी रिसेंटली बिहार दरोगा का मेंस का पेपर हुआ। आपने देखा होगा कि जो प्रश्नों का जो स्तर था उस स्तर में काफी कुछ बदलाव हुआ है। आज हमारे साथ विद्यासागर सर हैं। हम लोग एक एक करके सारे सेक्शंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से बिहार के जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उन एग्जामों में क्वेश्चन पूछने की जो प्रकृति है, उन एग्जामों में जो क्वेश्चन का स्तर है वो किस प्रकार से बदल रहा है, और जो अभ्यर्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो उस स्तर पर जो कि वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो उस स्तर को क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं, और उसको अचीव करने के लिए उन्हें अपने पढ़ाई में क्या क्या बदलाव लाना पड़ेगा। तो सर आपका बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पर अभी आए। मैं चाहूंगा कि जो साइंस का क्वेश्चन है, इस साइंस के क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करके छात्रों को बताएं कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, इनका सोर्स क्या रहा है, कहाँ से ये प्रश्न आए हैं, और बच्चे जो अभी भी अटके हुए हैं कि वो वन लाइनर जो लुसेंट की बुक है या फिर क्राउन की बुक है वहीं पर उसी को अपना मुख्य सोर्स मानकर अटके हुए हैं, उन छात्रों को अपने पढ़ाई में क्या क्या बदलाव करना चाहिए, एक बार मैं चाहूंगा कि आप छात्रों को बताएं सर। सर जैसा मैं बताना चाहूंगा छात्रों को कि मैंने बिहार के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को देखा इधर, और देखने के बाद हमें यही महसूस हुआ कि जो एग्जाम चाह रहा है कि मतलब हमें जो स्टूडेंट चाहिए वो एकदम अच्छे माइंडसेट के हो। और ये अच्छा माइंडसेट तभी हो सकता है जब किसी बच्चे का स्कूलिंग बेहतर हो। तो अब देखा जाए तो जैसे बिहार के बच्चों के स्कूलिंग अच्छा ना होने का बहुत सारा रीजन है, उस रीजन में हम लोग अभी नहीं जाएंगे। बट ये हम कहेंगे ना कि आप स्कूलिंग जब बेहतर नहीं किए हैं तो करिए, क्योंकि अब सोसाइटी डेवलप हो चुकी है। किसी भी पोस्ट पे आप जाते हैं तो आप जिस व्यक्ति से मिलेंगे, जिस व्यक्ति का आप काम करेंगे, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। आपके 6 महीना के वन लाइनर किताब रट के और एग्जाम निकालने से अगर आप बन भी जाते हैं तो आप बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे। और हालांकि एग्जाम अब चाह ही नहीं रहा है कि वैसे बच्चे उसको चाहिए। अब जैसे देखिए सर, दरोगा मेंस का ही पेपर हम लोगों ने जो लगाया है, यहाँ पे देखिए ये द्विनामकरण पद्धति से है, जिसे हम लोग नोमेनक्लेचर में पढ़ते हैं। अब बायोलॉजी 11th क्लास का चैप्टर 1 है ये, 11th क्लास का चैप्टर 1 है। ठीक, अब कोई भी सर मतलब वन डे एग्जाम कोई भी है तो बीपीएससी से थोड़ा सा भी नीचे नहीं है, क्योंकि बीपीएससी भी अपना स्टैंडर्ड वही सेट किया है 6 to 12। बाकी एग्जाम भी वैसे ही चल रहे हैं सर। अब देखिए राइबोसोम से सिंपल क्वेश्चन है, बट ये 9th क्लास के सेल चैप्टर में नहीं है, इसके लिए 11th के ही सेल में आना होगा। तब ये अब ये राइबोसोम के, हाँ बिल्कुल ये छोटे प्रश्न भी जो देखने को मिल रहे हैं सब उसी से है। यहाँ पे देखिए सर, प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन है, तो प्लांट हार्मोन तो 10th तक पढ़ना ही नहीं है। और तो मतलब सारी चीजें क्या है कि 11th में बायो तो कंप्लीटली जा चुका है, केमिस्ट्री भी जा चुका है, फिजिक्स थोड़ा अभी 9th 10th तक है, लेकिन धीरे धीरे वो भी चला ही जाएगा। तो हम यही कहेंगे सर कि बिहार का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहा है बच्चा, तो उसको अपना स्टैंडर्ड बीपीएससी से नीचे नहीं रखना होगा साइंस में। और बाकी विषय को सर आप बेहतर समझते हैं हमसे ज्यादा, ठीक ना, तो बाकी सब्जेक्ट बच्चों को बताइए सर प्लीज। और जैसा कि सर ने बोला कि साइंस में 11 12 की बात सर ने कही, सिमिलरली आप जो भी सब्जेक्ट को देखेंगे, जो भी सब्जेक्ट के पेपर्स को आप देखना शुरू करेंगे, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट के पेपर्स को आप देखें, कोई भी क्वेश्चन आप देखो, ठीक है, जैसे ये तो प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब सारा सारा हार्मोन से रिलेटेड सारे 11 12, मतलब कहने का जो क्रक्स है वो क्रक्स ये है कि आप जो सुपरफिशियल पढ़ाई को पर अभी तक रिलाई कर रहे थे, जो भी वन डे एग्जाम के अभ्यर्थी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो सुपरफिशियल पढ़ाई पर जो आप निर्भर थे, उसको आपको उस बैरियर को आपको तोड़ना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपको अब खुद को किस स्तर तक लेकर जाना है। अब पॉलिटी का क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 14 को पूरे इस तरीके से 15 को, और ये आप देखेंगे कि सिर्फ आर्टिकल में क्या है वो नहीं पूछा जा रहा है, उसके एसेंस को पूछा जा रहा है। सिमिलरली ज्योग्राफी का भी क्वेश्चंस मैंने देखा था, वो भी इसी तरीके का था। यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चंस है कुछ। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो दरोगा का हो या फिर टीआरई का हो, या जो भी क्वेश्चंस वन डे एग्जाम में पूछे जाए, मैथ, हाँ, वो सारा चीज, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का अर्थ यही है कि जो भी एग्जाम, वन डे एग्जाम जिसको कि लोग गाइड बुक, जैसा सर ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि गाइड बुक पढ़ के जो चाह रहे थे लोग कि सिलेक्शन हो जाए, वो अब दिन समाप्त हो गया है। आपको टेक्स्ट बुक पे जाना पड़ेगा, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आप सभी अभ्यर्थियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो इल्यूजन में हैं, ठीक है, आप जो मृत तृष्णा में हैं, है ना, उस मृत तृष्णा से हटिए, और
आप वास्तविक रियलिस्टिक दुनिया में आइए। रियलिस्टिक दुनिया में आकर समझिए कि आपके सिलेक्शन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, क्या पढ़ना पड़ेगा और क्या छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, सिर्फ भक्ति करने से आपका कार्य का संपादन नहीं होगा और आप सिलेक्शन नहीं पाएंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी के जुड़े रहने के लिए। और मैं ऐसे ही सारे पेपर्स को यहाँ पर देखेंगे। एक क्वेश्चन सर ने बोला है कि विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर स्थित होते हैं। क्यों वेस्टर्न साइड में होते हैं? क्योंकि 0 से 30 डिग्री तक क्या चलता है बोलो? ईस्टर्लीज चलते हैं। ईस्टर्लीज किधर से? ईस्ट डायरेक्शन से चलता है। यहाँ से मॉइस्चर कंटेंट लेता है और वेस्ट की तरफ जाता है। वेस्ट में वहां पर क्या नहीं रहता है? मॉइस्चर कंटेंट नहीं रहता है। ये भी आप देखोगे 11th क्लास के एनसीईआरटी में। तो सारा कुछ 11 12 पे शिफ्ट कर गया है। अब ये कहीं नहीं पूछा है कि सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, कौन कौन से देशों में फैला हुआ है। ये जरूर पूछा है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की गेहूं के संदर्भ में सही है। देख रहे हो ये कूट वाले क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं हैं। 6 ऑप्शंस दिए हुए हैं और उन 6 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। तो आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा, हम लोग जो यहाँ पर आए, इसको आपको बस ये आगाह करने के लिए आए कि आप लोग इस बात को समझें कि प्रश्न जो है वह गहराई से पूछे जा रहे हैं और आपको भी पढ़ाई की गहराई में उतरकर गोता लगाने होंगे और तब ही आप सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़े रहने